तो नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार डीएलएड। बिहार डीएलएड 2024 में जब ये एग्ज़ाम चल रहा है उसमें कौन कौन से किस टाइप के प्रश्न आते हैं उनको लेकर के हम लोग देखने वाले हैं। ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो सोशल साइंस में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। ठीक है, 20 क्वेश्चन सोचे, उसमें से टॉप 18 क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं या मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। तो इनसे आपको पता चल पाएगा कि एग्जाम्स के पैटर्न किस तरीके से, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। चलिए उसका फुल एनालिसिस करते हैं 2023 के पूछे गए बिहार डीएलएड के प्रश्नों के संग्रह का। क्वेश्चन क्या है पहला, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहा जाता है? लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन पर, लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन इनमें से कौन सा होगा? पहला, राष्ट्रीय भावना का अभाव, निर्णय में देर, राजनीतिक चेतना का अभाव, जनमत पर आधारित। सर्वोत्तम लोकतंत्र तभी हो सकता है जब जनमत पर आधारित होगा, जनता का मत कर, जनता के द्वारा दिए गए वोट पर आधारित होगा, तभी वो क्या होगा? सर्वोत्तम शासन। ऑप्शन डी। राष्ट्रीय भावना में अभाव नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ये तो पहले कट गया। निर्णय में देर, निर्णय जल्दी होनी चाहिए, ये भी। राजनीतिक चेतना का अभाव नहीं, राजनीतिक चेतना होनी चाहिए थी। तो ये सब के सब नहीं, तो कौन सा? जनमत पर आधारित, तो ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गावती क्या है? दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है पटना, गया, कैमूर और रोहतास। तो किस में है? तो कैमूर में, ऑप्शन सी। तो दुर्गावती जलाशय परियोजना कहाँ पे है? कैमूर, बिहार के कैमूर में। आप देखिए दुर्गावती जलाशय परियोजना को इसको जो है ना करमचद बांध भी बोलते हैं, करमचद बांध इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, करमचद बांध के नाम से भी जानता। और याद रखिए कर्मनाशा की सहायक नदी पर बनी हुई है। कौन सी? दुर्गावती जलाशय परियोजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? मतलब भारतीयों को कौन सी स्वतंत्रता इनमें से नहीं है? संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध, नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, सरकार की आलोचना करना, ये विरोध हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये कि पूछ रहा नहीं है। सरकार की आलोचना हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता ये हमें है। सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, ये विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता हमें नहीं है। तो ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी? ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली। तो वित्तीय राजधानी कौन सी है भारत की? तो वित्तीय राजधानी है मुंबई, ऑप्शन सी। वित्तीय हम बोले तो पूंजी, सबसे ज़्यादा भारत की पूंजी कमाई मुंबई से होती है। ठीक है, तो वित्तीय राजधानी हो गई मुंबई। वैसे नॉर्मली कौन सा हमारे देश की राजधानी? कार्यकारी राजधानी नई दिल्ली। कार्यकारी राजधानी जहाँ सभी सांसद सब बैठते हैं, संसद भवन है, वो नई दिल्ली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन देशों की सीमा पर स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट किन देशों की सीमा पर स्थित है? तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, ऑप्शन ए। ठीक है, भारत नेपाल और तिब्बत के बीच है। तो आपको पता है इंडिया का जो मैप है ये नेपाल यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे नेपाल है, इस साइड क्या है? तिब्बत है, जिसको चीन ने कब्जा रखा है। ठीक है, तो नेपाल और तिब्बत के बीच में हिमालय है। ठीक है, तो याद रखिए माउंट एवरेस्ट। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको याद रखनी है 8,850 मीटर है लगभग। ठीक है, 8,850, पहले 8,848 मीटर था। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी जरूर याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? अमरकंटक में बोल रहा है उद्गम नहीं है, जहाँ से निकलती नहीं है। तो आप देखिए कौन कौन सा है। ऑप्शन में दे रखा है तापी, सोन, नर्मदा और जोहिला। ठीक है, किस नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं है? तो किसका नहीं है? तो तापी का नहीं है, ऑप्शन ए। तो तापी का नहीं है, तो तापी का है कहाँ से? तो तापी का याद रखिए ये बैतूल जिला। कौन सा? बैतूल जिला है ये मध्य प्रदेश का। बैतूल जिले के मुल्ताई में है, मुल्ताई नामक जगह से, मुल्ताई। ठीक है, मुल्ताई से निकलती है कौन सी? तापी नदी।
बाकी सोन, नर्मदा और जोहिला ये तीनों के तीनों कहाँ निकलती है, ये अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और सोन नदी याद रखिएगा बिहार में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है, नर्मदा नदी अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जमोरीन कहाँ का राजा था? जमोरीन कहाँ का राजा था? तो ऑप्शन है स्पेन, डच, मद्रास और कालीकट। तो कहाँ का राजा था? कालीकट का था राजा। ठीक है, और ये याद रखिए ये वही जमोरीन है जिसको लेकर के एग्जाम में आपको पूछा आता है जब वास्को डी गामा जो पुर्तगाली था ना, जो भारत की खोज में निकला था, वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आया था भारत? 1498 ईस्वी में। ठीक है, वास्को डी गामा भारत की खोज में उस समय जो आया था मद्रास के कालीकट बंदरगाह पे। ठीक है, तो यहाँ का राजा कौन था? जमोरीन था। ठीक है, तो ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंगरौली, सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र? तो किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है ये? तो कहाँ का है ये? सिंगरौली है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में कोयला का क्षेत्र है सबसे बड़ा। झारखंड में, झारखंड का धनबाद कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो याद रखिएगा। ठीक है, उड़ीसा में तलचर जगह है, ये भी कोयला क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड का कोयला धनबाद के लिए, और सिंगरौली कहाँ का? तो मध्य प्रदेश का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? तो मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था 1926 में। ऑप्शन ए। चलिए बाकी ऑप्शन 1930 ईस्वी में याद रखिए। 1930 से दांडी मार्च याद रखिए, दांडी मार्च, इनको जरूर याद रखिए। गांधी जी का दांडी मार्च 1930 ईस्वी में। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, और गोलमेज से याद रखिएगा तीनों गोलमेज में कौन कौन सा? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930, 1931, 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर साहब ने भाग लिया था। ठीक है, और गांधी जी कौन से INC या गांधी जी पूछेगा? गांधी जी गए थे INC की तरफ से, तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 1931 वाले गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ठीक है, पहला नहीं पूछा, ये किसका पूछा है? दूसरा पूछा है। तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? इसमें देखिए ऑप्शन के हिसाब से, तो कौन सा है इसमें से? तो तमिलनाडु। ऑप्शन सी। याद रखिए मूंगफली का पहला उत्पादक फर्स्ट है मूंगफली में, कौन है उत्पादन करने में? पहला है गुजरात, याद रखिएगा गुजरात। दूसरा उत्पादन करने में कौन है? नॉर्मली पूछा जाएगा, तो दूसरा कौन है उत्पादन करने में? राजस्थान है। ठीक है, और तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है तमिलनाडु, तमिलनाडु। ऐसे सीरियली है, लेकिन आपको दूसरा सबसे बड़ा पूछा उत्पादक रहा, तो यहाँ पे राजस्थान ऑप्शन में नहीं था, तो तमिलनाडु हो गया। ठीक है, गुजरात पहले नंबर पे, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से तमिलनाडु दूसरे नंबर पे। नॉर्मली पूछा जाए तो पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरा राजस्थान पे, तीसरे पे तमिलनाडु है। ठीक है, चलिए केरल को बारे में याद रखिए। केरल को कौन सा मसालों का राज बोला जाता है? ठीक है, केरल को, तो इन चीज़ों को भी याद रखिए, केरल को मसालों का राजा बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लीग ऑफ नेशन के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार है? तो बोले तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए कब? 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है, 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। इसके बाद लीग ऑफ नेशन बनाने का विचार आया था। किसके दिमाग में आया था ये? तो वुडरो विल्सन के दिमाग में आया था, वुडरो विल्सन। ऑप्शन सी। कौन थे ये? अमेरिकी राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। तो वुडरो विल्सन कब ये इसकी नींव रखी गई थी? तो याद रखिएगा 10 जनवरी। कब? 10 जनवरी 1920 ईस्वी को लीग ऑफ नेशन की बनाया गया था। ठीक है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार इसके जस्ट बाद सेकेंड वर्ल्ड वार चला था। सेकेंड वर्ल्ड वार कब से चला? 1939 से लेकर के 45 तक। सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाने की वजह से लीग ऑफ नेशन की कोई वैल्यू नहीं रह गई, तो फिर से लीग ऑफ नेशन की जगह पे बनाया गया कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, क्या बनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ।
जिसको यूएनओ बोलते हो आप लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था, ठीक है। कब बनाया गया था? 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, 1945, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया था, ठीक है। इनको भी जरूर याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस देश की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या बात की बोलेगा तो अब भारत है। पहले चाइना था, सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करेगा तो भारत नंबर 1 पे, लेकिन जनसंख्या घनत्व की बात करेगा तो भारत से भी ज़्यादा है कि यहाँ पे बांग्लादेश में। कितने किलोमीटर में कितने आदमी रहते हैं तो वो उसमें बांग्लादेश टॉप पे है, ठीक है। टोटल जनसंख्या की बात करेगा तो भारत नंबर 1 और चीन दूसरे नंबर पे है, लेकिन जनसंख्या घनत्व की बात करेगा पूरी दुनिया में तो बांग्लादेश नंबर 1 है, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो काठमांडू में, ऑप्शन बी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है, ठीक है। अब सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में, 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो सार्क में बहुत सारे देश हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। भारत है, ठीक है, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, इन देशों के नाम जरूर याद रखिए, सार्क के देशों का। बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, ठीक है, मालदीव, और एक और देश है, कौन सा? अफगानिस्तान, ठीक है। तो इन देशों के नाम जरूर याद रखिए, ठीक है। सार्क के मेंबर है कौन? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। मतलब भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं ना, सभी सार्क के मेंबर हैं। तो इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। म्यांमार को छोड़ करके, म्यांमार ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, इसमें म्यांमार नहीं। तो इन सभी देश जो है ना सार्क के मेंबर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची सड़क कहाँ स्थित है? भारत की सबसे ऊंची सड़क की बात कर रही है, सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? तो भारत की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पे मिलती है? तो ये मिलती है कहाँ पे? लद्दाख में, ऑप्शन सी। भारत की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पे? लद्दाख में। और ये याद रखिएगा, लिंगला पास, जिसको दर्रा भी बोलते हो, लिंगला पास के पास है, ठीक है, पूर्वी लद्दाख में। कहाँ पे है ये? पूर्वी लद्दाख में है। कौन सा? ये सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पास की, ठीक है। और ये इसकी ऊंचाई कितनी है? 19,300 फीट है, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची सड़क की ऊंचाई कितनी है? कितनी ऊंचाई पे मिलती है? 19,300 फीट पे, ये उमलिंगला पास के पास पर, जो कि पूर्वी लद्दाख में है, ठीक है। ऑप्शन हो गया कौन सा? सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साधारण विधेयक को, कौन सा? साधारण विधेयक को कानून बनाने के पहले कितने चरणों से होकर गुजरना होता है? जो साधारण विधेयक बनती है उसको पास होने के लिए कितने चरणों से गुजरना पड़ता है? तो 5 चरणों से गुजरना पड़ता है, ऑप्शन सी। पहली बात तो आपको पेश करनी होती है, ठीक है। उसके बाद इस पर क्या होती है? विस्तृत समीक्षा होती है, विस्तृत समीक्षा होती है। कहाँ पे? संसद में, ठीक है। विस्तृत समीक्षा करने के बाद सदन में इस पर चर्चा होती है, सदन में चर्चा होगी। चर्चा करने के बाद क्या होगा? सदन में चर्चा होगा, फिर ये राज्यसभा में जाएगी, राज्यसभा पास कर देगा, तब ये कहाँ चल जाएगी? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति पास कर देगा तब कानून बन जाएगा। 1 2 3 4 1 5, मतलब 5 चरणों से गुजरती है, तब साधारण विधेयक कानून बन जाता है, ठीक है। तो याद रखिए कौन सा हो गया? ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट, छत पर वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है, कौन सी तकनीक है? तो ये भूजल को, मतलब वर्षा जल को हम जमीन के अंदर कोशिश करते हैं, वर्षा जल को इकट्ठा करके जमीन के अंदर देने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं भूजल, ऑप्शन सी, ठीक है। वर्षा संचय का सिस्टम है ये। चलिए, हिटलर किसका प्रवर्तक था? हिटलर किसका प्रवर्तक था? तो हिटलर था किसका प्रवर्तक था? तो नाजीवादी का था। हिटलर कौन था? नाजीवादी था। और हिटलर का टाइम पीरियड जो जर्मनी पे शासन किया था 1933 से लेकर के 1945 ईस्वी तक हिटलर का टाइम पीरियड था,
ठीक है। जर्मनी में नाजीवाद का सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरा था ये हिटलर, ठीक है। और एक यहाँ पे है फांसीवाद का कौन था? मुसोलिनी। कौन था? मुसोलिनी, जो कि इटली से था। कहाँ से था? इटली का था। कौन? फांसीवाद का समर्थक था मुसोलिनी, जो कि इटली से था। नाजीवाद का समर्थक था हिटलर, जो 1933 से 45 के बीच में जर्मनी का चांसलर रहा था, ठीक है। एक याद रखिएगा, हिटलर के बारे में एक क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है एग्जाम्स में, हिटलर की बायोग्राफी मीन कैंप क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, ठीक है। मीन कैंप ये किसकी है? तो हिटलर की बायोग्राफी है। किसकी? हिटलर, ठीक है। तो इनको जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, आईएनसी की लास्ट क्वेश्चन है। आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। सबसे पहले वाली बात तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 1885 में हुई थी। अब इसमें बोला प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, ऑप्शन बी। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ठीक है। 1917 ईस्वी में बनी थी ये, ठीक है, एनी बेसेंट। लेकिन बोलेगा यदि प्रथम भारतीय महिला के बारे में पूछेगा, अध्यक्ष कौन थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन पूछेगी आईएनसी को लेकर के, आईएनसी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी कौन? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। कब बनी थी? 1925 ईस्वी में, ठीक है। तो इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला जो आईएनसी की अध्यक्षता की थी तो सरोजनी नायडू की थी 1925 ईस्वी में। यदि केवल पूछे प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 में अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। ये थे आज आपके टॉप क्वेश्चन, जो कि आपके डीएलएड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो 2023 में एग्जाम हुआ था, उनके प्रश्नों का संग्रह था, उसका फुल एनालिसिस था। आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। थैंक यू सो मच।